आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और तेज़ खबरें हर रोज़ आप तक पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बिहार की हर आवाज़ हर घर तक पहुंचे। स्कूल की घंटी बजेगी, बाल मजदूरी रुकेगी। 5 साल में बाल श्रम मुक्त बिहार का लक्ष्य। पटना में आयोजित कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बाल श्रम को सबसे बड़ा अभिशाप बताते हुए कहा कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में बिहार को पूरी तरह बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि गरीब माता पिता के बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ा जाएगा और मजदूरी छुड़ाकर स्कूल तक पहुंचाया जाएगा। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में आयोजित इस कार्यशाला में श्रम संसाधन विभाग, बाल श्रमिक आयोग, शिक्षा, पंचायती राज और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार बादल ने कहा कि जब तक हर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, सपने नहीं देखेगा, तब तक विकसित बिहार का सपना अधूरा रहेगा। उपाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि गरीबी और अशिक्षा बच्चों को मजदूर बना रही है, लेकिन अभियान चलाकर इसे खत्म किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने पुलिस को बाल श्रम कराने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और कहा कि बच्चों की जगह फैक्ट्री नहीं बल्कि स्कूल और खेल का मैदान है। महिला उद्यमियों के खाते में आएंगे 2 लाख रुपए। कैबिनेट ने दी मंजूरी। राज्य की महिला उद्यमियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब महिलाओं को दूसरी किस्त के रूप में 2 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिन महिलाओं को पहले चरण में 10,000 रुपए मिल चुके हैं और जिन्होंने उस राशि से रोजगार शुरू किया है, उनका 6 महीने बाद आकलन किया जाएगा। आकलन रिपोर्ट संतोषजनक होने पर दूसरी किस्त सीधे डीबीटी के माध्यम से महिला लाभुक के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। सरकार ने साफ किया है कि दूसरी किस्त तभी दी जाएगी जब पहली किस्त का सही उपयोग हुआ हो और व्यवसाय सक्रिय रूप से चल रहा हो। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और जल्द ही चयनित लाभुकों को राशि दी जाएगी। बारिश बढ़ाएगी ठंड, पछुआ हवाओं, संघ कोहरे का अलर्ट। 5 जिलों में घना कोहरा, तापमान में उतार चढ़ाव, बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पछुआ हवाओं के साथ ठंड का असर और बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सुपौल और सारण जिलों में सुबह और देर शाम घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पटना समेत अन्य हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे का असर रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री और अधिकतम 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 3 फरवरी के आसपास बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार को सबसे कम तापमान 10.4 डिग्री वाल्मीकि नगर में दर्ज हुआ, वहीं पटना में 14.4 डिग्री रहा। बगहा और वाल्मीकि नगर में छिटपुट बारिश भी दर्ज की गई। पछुआ हवाओं की रफ्तार से सुबह शाम हल्की ठंड का असर और तेज हो गया है। 3.80 लाख करोड़ का अनुमानित बजट, विकास, रोजगार और आय पर फोकस। बिहार की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला 2026 से 27 का बजट इस बार सबसे बड़ा हो सकता है। अनुमान है कि यह करीब 3.80 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो पिछले बजट से 19% अधिक है। 2025 से 26 का बजट 3.17 लाख करोड़ का था, जिसके बाद 2 अनुपूरक अनुदान भी स्वीकृत हुए। अब तीसरे अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता बन गई है, जिसका प्रस्ताव आगामी बजट सत्र में रखा जाएगा। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने और 2030 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बिजली सब्सिडी में भी अधिक राशि का आवंटन होगा। मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा में पहले ही 55,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए भी इस बजट में अधिक राशि का प्रावधान किया जा सकता है। 5 साल में बाल श्रम मुक्त बिहार,
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का संकल्प। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बाल श्रम समाज के लिए कोड है और इसे पूरी तरह समाप्त करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार को बाल श्रम मुक्त बनाया जाएगा। बच्चों को मजदूरी से छुड़ाकर स्कूल तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़े गिनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें शिक्षा से जोड़ना होगा। कार्यशाला में बाल श्रमिक आयोग की 2026 की डायरी का विमोचन भी किया गया। आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार बादल ने कहा कि जब तक हर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा और सपने पूरे नहीं करेगा, तब तक विकसित बिहार का सपना अधूरा रहेगा। उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि गरीबी और अशिक्षा के कारण बाल श्रम की समस्या बनी हुई है। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि 2024 से 25 में 1213 बच्चों को विमुक्त कराया गया था, जबकि 2025 से 26 में अब तक 581 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त किया गया है। कार्यशाला में ओडिशा, असम और महाराष्ट्र के श्रमायुक्तों ने अपने अनुभव साझा किए। बिहार जीसीसी नीति 2026 वैश्विक क्षमता केंद्र पर 50 करोड़ तक सब्सिडी, स्थानीय युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका। बिहार सरकार ने राज्य में वैश्विक क्षमता केंद्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में तय किया गया कि कंपनियों को 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य कॉल सेंटर, वित्तीय सेवाओं, अकाउंटिंग और बड़ी परामर्शी कंपनियों को बिहार में केंद्र स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है। जीसीसी नीति 2026 चौथी औद्योगिक क्रांति को गति देने वाला कदम है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और तकनीकी पेशेवरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को नवाचार और औद्योगिक विकास का हब बनाया जाए। सोशल मीडिया पर अब सख्ती। सरकारी कर्मचारियों को पोस्ट करने से पहले सोचने की चेतावनी बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के इंटरनेट मीडिया उपयोग पर सख्ती बरतते हुए नियमों में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में बिहार सेवक आचार संहितावली 1976 में बदलाव कर सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए। अब कोई भी सरकारी सेवक सरकारी पहचान का उपयोग कर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेगा। व्यक्तिगत अकाउंट से भी ऐसी कोई पोस्ट, टिप्पणी या सामग्री साझा नहीं की जा सकेगी जिससे सरकार की छवि धूमिल हो या नीतियों पर नकारात्मक असर पड़े। गोपनीय जानकारी, संवेदनशील दस्तावेज और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी पूरी तरह वर्जित रहेगी। गुमनाम या फर्जी अकाउंट चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि पेशेवर जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत विचारों में विरोधाभास दिखाने वाली सामग्री भी साझा नहीं की जा सकेगी। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों को नियंत्रित कर प्रशासनिक पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखना है। कफन बांधकर चलता हूं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमाफिया, दलालों और बिचौलियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कफन बांधकर निकलता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। उन्होंने दोहराया कि वे हमेशा कफन बांधकर चलते हैं और उन्हें किसी का डर नहीं है। उनका संकल्प मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि जनता के हित में कानून और नियमों के तहत जो भी सही होगा, उससे वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में वास्तविक बदलाव चाहने वाले लोग इस अभियान का समर्थन करेंगे। विरोध केवल वही करेंगे जो दलालों और भूमाफियाओं से जुड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि सुधार विभाग की पहल का उद्देश्य विवादों का समाधान करना, पारदर्शिता बढ़ाना और आम लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में उनका अगला जनसंवाद कार्यक्रम 31 जनवरी को दरभंगा में होगा, जहां दाखिल, खारिज और मापी से जुड़े मामलों की शिकायतें दर्ज की जाएंगी। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर काउंटर पर दूसरे अंचल के कर्मचारी तैनात रहेंगे। प्रेमिका खुद बारात लेकर पहुंची। बांका में अनोखी शादी।
प्रेम की जीत पर फूलों की वर्षा बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड के विरनौधा गांव में एक अनोखी प्रेम कहानी ने सबको हैरान कर दिया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के इंग्लिश खानपुर गांव की रानी कुमारी खुद बारात लेकर अपने प्रेमी शिवम कुमार के घर पहुंची और उनके हाथों में मेहंदी रचाई। लंबे समय से दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन परिवारों की सहमति न मिलने से रिश्ता कई बार टलता रहा। अंततः रानी ने साहसिक कदम उठाते हुए खुद बारात लेकर पहुंचने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने मध्यस्थता कर दोनों परिवारों को बैठाया और आपसी सहमति से विवाह संपन्न कराया। गांव के बुजुर्गों और परिजनों की मौजूदगी में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई और नवविवाहित जोड़े पर फूलों की वर्षा की गई। ग्रामीणों ने इसे प्रेम और समझदारी की जीत बताया। ये शादी आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने वाला कदम मान रहे हैं। पश्चिमी हवाओं संग बदली धूप। भागलपुर में मौसम का बदला मिजाज, सुबह कोहरे की संभावना। भागलपुर में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदलता रहा। तेज पश्चिमी हवाओं के बीच आसमान में बादलों की हल्की छाया बनी रही और धूप छांव का मिश्रित अनुभव लोगों को मिला। सुबह के समय कोहरे ने दृश्यता को प्रभावित किया और ठंडक बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रोहित अमन ने बताया कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री और न्यूनतम 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। हवाओं की रफ्तार तेज रही और आर्द्रता 85% रही। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने भी इसी तरह का पूर्वानुमान दिया। शुक्रवार को सुबह कोहरे की संभावना है, जो यातायात पर असर डाल सकती है। दिन में बादलों के छाने और हल्की धूप के बीच मौसम सुहावना रहेगा। विशेषज्ञों ने लोगों को हल्के गर्म कपड़े पहनने और सुबह वाहनों की गति नियंत्रित रखने की सलाह दी है। वर्दी पर दाग, दरभंगा में गाली, मुजफ्फरपुर में थप्पड़, पुलिस के व्यवहार पर उठे सवाल। बिहार पुलिस एक बार फिर कटघरे में है। दरभंगा में महिला चिकित्सक से अभद्र भाषा बोलने पर दारोगा के निलंबन की गूंज अब भी थमी भी नहीं थी कि मुजफ्फरपुर में वाहन जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा युवक को थप्पड़ मारने का मामला सामने आ गया। सरैयागंज टावर चौक पर हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया कि बाइक सवार युवक को रोककर कागजात की जांच की जा रही थी। कागजात होने की बात कहने के बावजूद पुलिसकर्मी उसकी बाइक आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और विवाद बढ़ने पर युवक को थप्पड़ मार देते हैं। ड्यूटी पर तैनात दारोगा भी युवक को डांटते नजर आते हैं। वरीय अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। इस बीच जिले में चलाए गए विशेष अभियान में 117 आरोपित गिरफ्तार किए गए, 212 वारंट और 19 कुर्की का निष्पादन हुआ। अभियान में 435 लीटर देसी और 299 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। यातायात नियम उल्लंघन पर 1.18 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। नीतीश कुमार की बड़ी सौगात। डुमरांव में बनेगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय। बक्सर जिले को सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय के निर्माण की मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 87.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले 2025 में केवल 14.52 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन इसे अपर्याप्त मानते हुए नई विस्तृत परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसमें शैक्षणिक भवन, फर्नीचर, आंतरिक पथ और चारदीवारी का निर्माण शामिल है। वर्षों पुरानी घोषणा अब धरातल पर उतरने जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सांस्कृतिक संगठनों की मांग लंबे समय से जारी थी। मुख्यमंत्री ने अपने पूर्व कार्यकाल में ही इस संस्थान की घोषणा की थी, लेकिन बजट और प्रक्रियाओं के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब इस परियोजना से डुमरांव को सांस्कृतिक पहचान मिलेगी और संगीत शिक्षा को नया आयाम मिलेगा। किसानों को बड़ी राहत। भोजपुर में 2 से 6 फरवरी तक मुफ्त फार्मर आईडी कैंप भोजपुर जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए कि 2 से 6 फरवरी तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यदि किसी सीएससी या वसुधा केंद्र द्वारा किसानों से शुल्क लिया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। सरकार इन केंद्रों को विभागीय स्तर से राशि देगी ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ न पड़े। जिले में अब तक केवल 34% किसानों की फार्मर आईडी बनी है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1.80 लाख से ज्यादा लाभुक हैं, लेकिन महज 61,000 किसानों की आईडी तैयार हो पाई है। शेष किसानों को योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिले, इसके लिए यह अभियान जरूरी है। मुख्य सचिव ने कहा कि फार्मर आईडी भविष्य में सभी कृषि योजनाओं की आधारशिला होगी और इसी के माध्यम से पीएम किसान, फसल बीमा और कृषि अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। 2020 बैच की दारोगा रिंकी की अंतिम यात्रा। सड़क हादसे में शहीद, गांव में गम का माहौल। जमुई जिले के लछुआड़ थाना क्षेत्र के भुल्लो गांव की बेटी और 2020 बैच की दारोगा रिंकी कुमारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बुधवार शाम औरंगाबाद जिले में स्कूटी से लौटते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। रिंकी अपनी महिला साथी के साथ कोर्ट से डिबरा थाना लौट रही थी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। इलाज के दौरान रिंकी ने दम तोड़ दिया। उनके पिता दशरथ प्रसाद महतो कोयला खदान में काम करते थे और रिंकी परिवार की सबसे छोटी संतान थी। उन्होंने 2020 में दारोगा भर्ती परीक्षा पास कर पुलिस सेवा में कदम रखा था। गुरुवार शाम पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी और पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया। बेटी को देखकर माता पिता और परिजन रो रो कर बेहाल हो गए। पूरे गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि रिंकी ने कम उम्र में ही सेवा और साहस का उदाहरण पेश किया। 50,000 से ज्यादा कैश निकाला तो पुलिस देगी सुरक्षा। जमालपुर में एसपी का आदेश। बैंक सुरक्षा पर विशेष अभियान। जमालपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर बैंक सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार पासवान ने नेतृत्व करते हुए सभी प्रमुख बैंकों का निरीक्षण किया। उन्होंने बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बताया कि यदि कोई उपभोक्ता 50,000 रुपये से अधिक नकद राशि निकालता है तो बैंक प्रबंधन को इसकी सूचना स्थानीय थाना को देनी होगी। ऐसी स्थिति में पुलिस उपभोक्ता को सुरक्षित घर तक पहुंचाएगी। उन्होंने ग्राहकों से भी अपील की कि बड़ी राशि निकालते समय स्वयं पुलिस को सूचना दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें। अभियान के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और एचडीएफसी बैंक का निरीक्षण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की तैनाती की जांच की गई। इंडियन बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए प्रबंधन को अधिक सतर्क रहने की हिदायत दी गई। 3 महीने में दुष्कर्मियों को मिले फांसी। पप्पू यादव का सरकार पर हमला। पीड़ित परिवार से मिले। बनमनखी प्रखंड के चकमका बाजार में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। 26 जनवरी को बच्ची के साथ हुई अमानवीय घटना को उन्होंने शर्मनाक और निंदनीय बताया। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 महीने के भीतर फांसी की सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए। उन्होंने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी और भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने पूर्णिया पुलिस अधिकारियों से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोरतम सजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने जहानाबाद की नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में छात्रावासों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व गलत गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा केवल सरकार नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मुआवजे के इंतजार में थमी राम जानकी पथ की रफ्तार। सिवान में महज 25% भूस्वामियों को भुगतान। जनकपुर सीतामढ़ी से अयोध्या को जोड़ने वाली राम जानकी पथ सड़क परियोजना का निर्माण सिवान मेहरौना खंड में धीमी गति से चल रहा है। कारण है कि अधिग्रहित भूमि के भूस्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। जिला भू अर्जन विभाग के अनुसार अब तक केवल 20 से 25% भूस्वामियों को ही भुगतान हुआ है। एजेंसी फिलहाल सरकारी भूमि पर ही निर्माण कर रही है। गुटनी प्रखंड के कई भूखंडों पर मालिकाना हक को लेकर विवाद और न्यायालय में मामले लंबित हैं, जिससे भुगतान प्रक्रिया अटकी हुई है। प्रशासन का कहना है कि प्रक्रिया जारी है और जल्द समाधान होगा। रामजानकी पथ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है, जो सीता की जन्मस्थली जनकपुर को राम की जन्मभूमि अयोध्या से जोड़ेगी। इसके बन जाने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
मेहरौना से सिवान तक 41 किलोमीटर लंबी सड़क 1,254 करोड़ रुपए की लागत से बननी है। परियोजना को 2 खंडों में विभाजित कर कार्य किया जा रहा है। सड़क पर हुआ अंतिम संस्कार। वैशाली डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। जमीन मापने का आदेश। वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के सौधोगाछी चौक पर गुरुवार को एक महिला का शव बीच सड़क पर दाह संस्कार कर दिया गया। कारण था श्मशान तक जाने का रास्ता अवरुद्ध होना। भूमि मालिकों ने रास्ते से शव ले जाने पर रोक लगा दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप सड़क पर ही अंतिम संस्कार कर दिया। शुक्रवार को डीएम वर्षा सिंह और एसपी विक्रम सिहाग अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। उन्होंने स्थानीय लोगों से जानकारी ली और रास्ता मापने व जमीन माफी की कार्रवाई का आदेश दिया। प्रशासन ने कहा कि श्मशान तक जाने का रास्ता सुनिश्चित किया जाएगा। यह घटना दैनिक जागरण में प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से यहां शवदाह होता रहा है, लेकिन रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान किया जाएगा। बगहा में मौसम ने ली करवट। बर्फीली हवाओं से ठिठुरे लोग, अलाव का सहारा। बगहा में शुक्रवार को मौसम अचानक बदल गया। सुबह से ही आसमान में हल्की धुंध और ठंडी हवाओं का असर रहा। आमतौर पर इस समय हल्की गर्मी रहती है, लेकिन आज ठंड ने लोगों को चौंका दिया। तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोग स्वेटर, जैकेट और शॉल में लिपटे नजर आए। बुजुर्गों और बच्चों पर ठंड का असर ज्यादा देखा गया। कई जगहों पर लोगों ने अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश की। बाजारों में भीड़ रही, लेकिन लोग जल्दी जल्दी सामान खरीदकर घर लौटते दिखे। चाय और गर्म नाश्ते की दुकानों पर भीड़ सामान्य से अधिक रही। शाम ढलते ही ठंड और बढ़ गई। ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को काम करने में परेशानी हुई। डॉक्टरों ने मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों का कहना है कि अगले 1-2 दिनों तक ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा। ये बदलाव साफ संकेत है कि ठंड धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है।